हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल जिसके अंदर हम समझेंगे एक ओवरव्यू प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में कि प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन का स्टार्ट कैसे होता है और कैसे हम उसके बेसिक्स को समझ सकते हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसे होता है। सो प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर दो टाइप का हमें डीएनए देखने को मिल सकता है। एक होता है क्रोमोसोमल और एक होता है प्लाज्मिड। सो क्रोमोसोमल डीएनए हमें देखने को मिल सकता है और प्लाज्मिड डीएनए हमें देखने को मिल सकता है। ये दोनों ही सर्कुलर होते हैं। प्लाज्मिड कभी कभी हमें लीनियर देखने को मिल सकता है लेकिन वो बहुत ही रेयर केस है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सर्कुलर ही होता है। सो ये दोनों ही सर्कुलर होते हैं। और जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अंदर थीटा रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। ओके एवरीवन, सो थीटा रेप्लिकेशन क्या है हम उसे समझेंगे। बट इसके अंदर जो ओआरआई है, ओआरआई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन कहां से हुआ रेप्लिकेशन का, तो इसके अंदर है ओआरआई सी। ओके एवरीवन, अब प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड डीएनए की बात करते हैं कि इसके अंदर दो टाइप की हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। एक तो होती है थीटा और एक होती है सिग्मा। ओके एवरीवन, सो जो थीटा रेप्लिकेशन है उसकी ओआरआई होती है वी, ओरिजिनल रेप्लिकेशन, या फिर जहां से ओरिजिनेट होगा वो ओआरआई वी। और सिग्मा रेप्लिकेशन के अंदर क्या होगा कि सिग्मा के अंदर होगी ओआरआई टी। ओके एवरीवन, सो ये हमने समझा कि इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, किस टाइप की रेप्लिकेशन होती है और किस टाइप का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा मेन ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टडी करी गया है, तो उसके बारे में समझते हैं क्योंकि हम आगे प्रोकैरियोट्स में उसी को एज ए हमारा बेस समझ के हम चलेंगे। सो इकोलाई की मैं बात कर रहा हूं। इकोलाई क्या है? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, साथ ही मोटाइल भी है। इसके डीएनए के अंदर 4.6 मिलियन बेस पेयर्स हैं, मतलब 4.6 मिलियन बेस पेयर्स, या फिर हम कहें तो 4.6 इंटू 10⁻⁶। ओके एवरीवन, अब हम समझना है कि इसका जनरेशन टाइम कितना है। सो इकोलाई का जनरेशन टाइम जो है वो होता है 20 मिनट्स। अब रेप्लिकेशन करने में से कितना टाइम लगता है? इसका रेप्लिकेशन टाइम होता है 42 मिनट्स। ओके एवरीवन, सो जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स और रेप्लिकेशन टाइम है 42 मिनट्स। अब एक और चीज हमें समझनी होगी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें किस टाइप की रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटीन्यूअस इस टाइप की रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। अब हमारा इस वीडियो में मेन फोकस यही रहेगा कि सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटीन्यूअस क्या है, देन हम इस प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से क्या मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको इन्वेंट किसने किया था, इसके बारे में बताया किसने था सबसे पहले। तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन एंड स्टाहल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया था। ओके एवरीवन, बताया था और एक प्रूफ भी दिया था कि हम कैसे इसे पता लगा सकते हैं कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि इन्होंने एक्चुअली में किया क्या था, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। सो इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने दो ऐसे स्ट्रैंड्स लिए डीएनए के जो हैवी आइसोटोप्स के बने थे, और हैवी आइसोटोप्स कौन हुए? हमारे 15N वाले। ठीक है, तो इन्होंने जब इस स्ट्रैंड्स को लिया
बट इन्होंने ऐसे सिस्टम में इन्हें रखा कि जब ये रेप्लिकेट करे डीएनए तो वो स्लाइट आइसोटोप्स के हेल्प से अपने न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन करे। ओके एवरीवन, सो जब फर्स्ट साइकिल हुई रेप्लिकेशन की तो देखने को क्या मिला कि इस स्ट्रैंड ने, मतलब आप समझिए इस बात को कि 15N के फर्स्ट स्ट्रैंड अगर मैं इसका नाम रख दूं और इसका नाम रखूं अगर मैं सेकंड स्ट्रैंड, तो फर्स्ट स्ट्रैंड ने एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करी, तो इस फर्स्ट स्ट्रैंड ने एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करी और इस सेकंड स्ट्रैंड ने एक नए फॉर्मेशन करी। इसमें अलग कलर से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड्स 14N के हैं और ये अलग आइसोटोप्स लेने की वजह क्या थी उनकी, अब ये लास्ट में समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट के। सो इन्होंने क्या करा कि जब हमारे पास यहां पर नई फर्स्ट साइकिल हुई तो एक एक स्ट्रैंड तो हमें मिला 14N का और एक 15N का। तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव से क्या मतलब निकला यहां पर कि इन्होंने अपना एक एक स्ट्रैंड को जनरेट कर लिया, एक नया नया स्ट्रैंड बना लिया, बट ये आपस में कंजर्व नहीं रहे। ऐसा नहीं हुआ कि 15N और 15N आपस में जुड़े रहे हो, नहीं, इन्होंने एक 15N और एक 14N ऐसे फॉर्मेशन कर ली। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो करा आपने। उसके बाद क्या हुआ, जब सेकेंड साइकिल हुई रेप्लिकेशन की, जब सेकेंड साइकिल हुई तो यहां पर हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स थे, तो यहां पर हमें कितने मिलने चाहिए, 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो क्या हुआ कि 15N और 14N के जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था फर्स्ट साइकिल का रिजल्ट, तो वो तो सेम टू सेम आया, साथ में 14N की 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। ओके एवरीवन, सो हमारे पास 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 14N आइसोटोप्स हैं और 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें एक स्ट्रैंड 15N आइसोटोप का है और एक स्ट्रैंड 14N आइसोटोप का है। ओके एवरीवन, सो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर तो लिया बट इसे प्रूव कैसे करा, सो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करा सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। अब समझिए इस बात को कि उन्होंने इसको प्रूव कैसे करा। तो मान लीजिए अगर ये सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के हमारे पास बैंड आए हैं, तो सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में जो बैंड आते हैं, तो जो ऊपर जो बैंड आता है वो होता है लाइट वेट और जो नीचे जो आता है वो होता है हैवी वेट का। सो जहां जो बैंड आया है, ये मार्क्ड जो बैंड है, इसने शो किया कि सिर्फ 14 वाले बैंड को शो करा और जब नीचे वाला बैंड जो था उसने शो करा 15 एंड 14 वाले को। इसने ये प्रूव करा कि हाँ वहां पर डीएनए स्प्लिट हुआ, उसने 14N आइसोटोप में अपने आप को एक रेप्लिकेट करके अपनी एक नया स्ट्रैंड बनाया, अपनी एक कॉपी स्ट्रैंड बनाई, लेकिन वो 14 आइसोटोप का बना क्योंकि सिस्टम में सिर्फ 14N आइसोटोप था। और उसके बाद जब सेकेंड साइकिल हुई तब 14N आइसोटोप्स वालों ने अपने आप का एक स्ट्रैंड जनरेट करा, रेप्लिकेट करा अपने आप को, तो 14 के भी आए। तो इसने ये प्रूव कर दिया मेसेल्सन एंड स्टाहल ने कि हाँ डीएनए का रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ओके एवरीवन, सो ये हमने समझ लिया अभी सेमी कंजर्वेटिव के बारे में। अब ये सेमी डिसकंटीन्यूअस क्या है ये समझते हैं। सो सेमी डिसकंटीन्यूअस को हम समझते हैं कि सेमी डिसकंटीन्यूअस क्या है, इससे हमारा क्या मतलब निकाल सकते हैं। सो सेमी डिसकंटीन्यूअस से क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, एक डीएनए है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं। सो ये 5 प्राइम है तो यहां पर 3 प्राइम, यहां पर 5 प्राइम क्योंकि वो 3 प्राइम था। अब जब इसने रेप्लिकेशन शुरू करी तो एज वी ऑल नो कि रेप्लिकेशन फोक की फॉर्मेशन होती है। सो रेप्लिकेशन फोक की फॉर्मेशन किसने करी, हेलिकेज ने, क्योंकि उसने इसको यहां से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करना शुरू करा, जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होने शुरू हुए। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। अब हमें समझना ये है कि जब भी हम कभी कहते हैं कि डीएनए की फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, उसका मतलब क्या है वो हमें इस पॉइंट पे समझने को मिलेगा। कि मान लीजिए ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है,
ये 3 प्राइम है एंड ये 5 प्राइम है। तो हमें क्या समझते हैं, हम क्या गलती कर लेते हैं अक्सर कि हम समझते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमने फॉर्मेशन करनी थी डीएनए की, तो हम यहां से इसकी फॉर्मेशन कर देंगे, बट ये गलत है। फॉर्मेशन डीएनए की जब पेरेंटल स्ट्रैंड की नहीं देखी जाती, जो डॉटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है उसकी डायरेक्शन देखी जाती है कि यहां पर प्राइमर ऐड किया जाएगा और ये इस डायरेक्शन में चलेगा। सो ये जो जहां पर प्राइमर ऐड हुआ है इसको हम कहेंगे 5 प्राइम, क्योंकि इसका एंटी पैरेलल है पेरेंटल का, और ये होगा 3 प्राइम। सो ये डायरेक्शन हुई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारा प्राइमर है डैश में। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमने ये फॉर्मेशन करी डीएनए की। और ऐसे ही इस साइड होगी, क्योंकि अगर ये 3 प्राइम है तो यहां पर होगा 5 प्राइम, ये प्राइमर है, प्राइमर से इस डायरेक्शन में, तो ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम। समझ पा रहे होंगे आप कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डीएनए की फॉर्मेशन होगी, डायरेक्शन यही है। बट अभी आपको लग रहा होगा ये दोनों ही लीडिंग स्ट्रैंड हो गए, बट ऐसा नहीं है। अब लैगिंग स्ट्रैंड कैसे आता है और क्यों इस प्रोसेस को सेमी डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब आधा डिसकंटिन्यूअस, मतलब एक साइड कंटिन्यूटी में चलेगी और एक साइड रुक रुक कर डिसकंटिन्यूटी में चलेगी। तो उसका हम देखते हैं कि होता कैसे है। अब इस मान लीजिए भी स्टेप आगे हुआ, अब ये जो हमारा डीएनए ये तो बाइंडेड फॉर्म में है, बट इसको हेलिकेज ने ओपन कर दिया। अब ये हेलिकेज आगे तो बढ़ेगा ना, और हेलिकेज जब आगे बढ़ेगा तो मान लीजिए इसने डीएनए को और ज्यादा खोल दिया। अब हमने यहां पर, तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए। सो यहां पर 5 प्राइम था, यहां पर 3 प्राइम था, यहां पर फिर से 3 प्राइम था, यहां 5 प्राइम था। ये तो हो गया पेरेंटल स्ट्रैंड की बात। अभी जो हमने 5 प्राइम की फॉर्मेशन करी थी यहां पर, तो ये क्या करेगा कि इसने यहां तक फॉर्मेशन करा था, बट ये लीडिंग स्ट्रैंड है तो इसने आगे भी कर दिया। तो ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम। अब हमने यहां पर प्राइमर तो लगा दिया था, यहां से हमने इसकी डीएनए की फॉर्मेशन कर दी थी। सो यहां पर तो हमने प्राइमर लगाकर इसको यहां तक पहुंचा दिया था। अगर मान लीजिए, अगर हम सोचे कि यही प्राइमर इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो बैक डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही फॉर्मेशन होनी है। अब यहां से तो इधर ये जाएगा नहीं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो जाएगी नहीं डायरेक्शन। तो होता क्या है कि यहां पर बार बार हमें प्राइमर लगाना पड़ेगा। अब ये और खुलेगा तो हमें फिर से लगाना पड़ेगा प्राइमर, और वो फिर से इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम लेके आएगा। ओके एवरीवन, सो ये होता है डिसकंटिन्यूअस, सेमी डिसकंटिन्यूअस, कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चल रही है, तो यहां पे भी 3 प्राइम था, यहां पे भी उसने आगे ले गया क्योंकि वहां पे भी 3 प्राइम ही होगा वो, बट यहां से ये उल्टा जा नहीं सकता। और जो ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये यहां पर लाने के लिए हमें नया प्राइमर लगाना पड़ेगा हर बार, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है और इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ताकि यहां पर ये स्ट्रैंड बार बार जो रुक रहा है, इसकी फॉर्मेशन जो बार बार रुक रही है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्योंकि हर बार जब भी चेन आगे खुलेगी, रेप्लिकेशन फोर्क जब आगे ये खुलती जाएगी हेलिकेज की हेल्प से, डीएनए का स्ट्रैंड और भी खुलता जाएगा, तो इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए हमें दोबारा से प्राइमर लगाना पड़ेगा लैगिंग स्ट्रैंड पे। ओके एवरीवन, सो ये हमने समझा एक ओवरव्यू के जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए में डिफरेंसेस क्या हैं। फिर उसके बाद हमने इकोलाई के बारे में समझा कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं। फिर हमने समझा कि सेमी कंजर्वेटिव जो हमारा रेप्लिकेशन का जो नेचर है वो कैसे हमने प्रूव करा, और मैसेल्सन एंड स्टाहल का हमने एक्सपेरिमेंट समझा। और उसके बाद हमने लास्ट में समझा कि सेमी डिसकंटिन्यूअस जो है रेप्लिकेशन होती कैसे है, वहां पर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड को एक्चुअली में फॉर्मेशन होती क्यों है। सो ओके एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की। सो अभी जो फ्यूचर में प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से रिलेटेड हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।